नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों। अच्छा, बैठ जाइए सभी। ओके, आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं। आप तैयार हैं ना सुनने के लिए? ठीक है। ये गांव में अथवा एक नगर में अचानक अकाल पड़ गया था। अकाल का मतलब समझते हैं ना आप लोग? बरगाला। अकाल के मारे दिन प्रतिदिन लोग मरने लगे थे भूख के कारण। इसलिए उस नगर के राजा ने घोषणा की, कल से इस नगर के बच्चों को रोटियां बांटते हैं। अच्छा, दूसरे दिन रोटियां बांटने के लिए लोग गए तो बच्चों का झुंड वहां आकर एकत्रित थे। रोटियां बांटते वक्त कुछ रोटी बड़ी थी और कुछ रोटी छोटी थी। तो एक एक करके रोटियां लेते समय जब छोटी रोटी आती है ना, तब लड़के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं मुझे ही बड़ी रोटी चाहिए। ऐसे एक दिन हुआ, अंत में एक लड़की आई, उसको अत्यंत छोटी रोटी मिली, तो वह लड़की वही छोटी रोटी लेकर चली गई। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी ऐसा ही धक्के मार झगड़ने लगे, मुझे रोटी बड़ी चाहिए, मुझे रोटी बड़ी चाहिए करके। और यही लड़की सबसे पीछे आकर एक छोटी सी रोटी लेकर घर चली गई। घर में जाकर अपने परिवारों के साथ खाने के लिए बैठती है, तब उस रोटी में एक सोने का सिक्का मिल जाता है। तो माँ ने उसे कहती है, बेटी यह सोने की सिक्का ये हमारा नहीं है, इसे राजा को वापस देकर आ जाओ। यह बात सुनकर लड़की सोने का ये सिक्का लेकर राजा के पास गई और कही, राजा देखिए, रोटी में मुझे एक सोने का सिक्का मिला है। शायद रोटी बनाते वक्त ये अचानक गिर गया होगा आटे में। ऐसा कहकर ये सोने के सिक्के को राजा को दे दी। राजा ने इस सोने के सिक्के को लेकर कहा, शाबाश बेटी। तो राजा के भी कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए इस लड़की को अपने ही महल में रख लिए या गोद ले लिए। कुछ दिन के बाद उनके परिवार वालों को भी महल में ही रखने की व्यवस्था कर दी राजा ने। और अंत में जो राजा की संपत्ति थी, सभी संपत्ति इस लड़की के नाम पर ही लिख दिए। तो बच्चों, कहानी खत्म। तो क्या अंदाजा करते हैं इस कहानी से? क्या महसूस हुआ आप लोगों को ये कहानी सुनने के बाद? हाँ, बीच बीच में बातें मत कीजिए, जिसे उत्तर मालूम होता है
तो सिर्फ हाथ उठाइए, जिसे मैं पूछूंगा वो जवाब दे, क्योंकि सभी को इसका उत्तर मालूम पड़े, इसलिए अकेले ही खड़े होकर उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा, उस लड़की में प्रामाणिकता थी। क्या थी? प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता यही शब्द का अन्य अर्थ या अनेक अर्थ पर्यायवाची शब्द में और कौन सा शब्द आता है? ईमानदारी। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। ये लड़की ईमानदारी लड़की थी, इसलिए इस सोने के सिक्के को राजा को लौटाए। तो बच्चे, हमें इस कहानी सुनने के बाद अंत में यह निष्कर्ष लेते हैं कि ईमानदारी लोग बड़े लोगों की अच्छाई में से एक है। ईमानदारी बड़े लोगों की अच्छाई में से एक है, और ईमानदारी से हमें अच्छाई के रास्ते में ले जाने की सहायता देती है। और ईमानदार व्यक्ति का मन कभी भी शांत होता है और स्थिर होता है। इसलिए हम लोगों को या आप लोगों को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदार ही हम लोगों को बड़ा बनाने में सहायता देती है। तो ऐसे ईमानदार शब्द से संबंधित एक पाठ यहाँ पर दिया गया है, पाठ संख्या 9, ईमानदारों का सम्मेलन में। देखिए, जो इस संसार के ईमानदार लोग होते हैं उनके लिए ही एक सम्मेलन आयोजन किया गया है। तो इस ईमानदार के सम्मेलन में ईमानदार के सम्मेलन में क्या है? पाठ का नाम ईमानदार के सम्मेलन में। इसके रचयिता यानी लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी। ये ईमानदारों के सम्मेलन, इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई, और पाठ का विध है व्यंग्य रचना। इनके द्वारा रचित यह एक व्यंग्य रचना। तो हम पाठ के आशय के प्रति देखने से पहले हरिशंकर परसाई जी के कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। क्या अद्भुत वाक्य है ये! जो हम लिखते हैं ना कलम, उसको ये तलवार मानते हैं। जैसे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उनके हाथों में तलवार सब रहता है ना, वो युद्ध करने वाले। ये साहित्य में युद्ध करने वाले। साहित्य में युद्ध करने वालों के हाथों में क्या होना चाहिए? कलम। कलम ही उनकी तलवार। ऐसे मानते हैं हरिशंकर परसाई जी। और ये साहित्य के एक अनुपम, एक अद्भुत
संपत्ति है, हिंदी साहित्य के एक अद्भुत संपत्ति है व्यंग्य रचनाओं में। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में से हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिसलन इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय माना जाता है। कौन से साहित्य में? व्यंग्य साहित्य में हरिशंकर परसाई जी का स्थान अद्वितीय है। तो अब हम इनके द्वारा रचित ये ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ का आशय के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। आजकल समाज में बहुत सारे संदर्भ में हम लोगों को इस प्रकार के असंगति की झलक दिखाई देती है। तो आज लेखक इस लेख में, इस रचना में ऐसे दिखाए जाने वाले हैं एक सामाजिक असंगति, और इसमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, इन दोनों का सम्मिश्रण हुआ है। ये व्यंग्य रचना में हास्य भी है, व्यंग्य भी है, इन दोनों का सम्मिश्रण करके इसकी रचना हुई है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का अनावरण किया गया है। पर्दाफाश, अनावरण। बहुत सारे लोग ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन कभी कभी वे बेईमानी दिखलाते हैं हम लोगों को। तो ऐसे व्यक्तियों का अनावरण इस रचना में या ईमानदारों के सम्मेलन इस पाठ में किया गया है। यहाँ मैं अभी पढ़ता जाऊंगा। 73 पृष्ठ में यह पाठ है। सभी अपने अपने किताब निकाल लीजिए और जब मैं पढ़ता जाऊंगा आप उस पर उंगली रखते जाइए। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए।
मैंने सोचा ताला लगाया जाए तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैं लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, हाँ। इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर। तब चप्पलों की चोरी नहीं होती। एक जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। अच्छा बच्चों, यहां तक आज के लिए काफी है। तो अब हम यहाँ के हरिशंकर परसाई जी से लिखित इस पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी, मतलब इसका विवरण प्राप्त करेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग्य रचना में अपने आप को व्यंग्य करते हुए, अपने आप को व्यंग्य या हास्य समझते हुए कहते हैं, मैंने कतई ऐसा नहीं किया। देखिए आजकल कौन है ऐसे कहने वाले अपने बारे में? हम झूठ बोल देते हैं, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं बोला, वो सच ऐसा करने का ये वक्त में हरिशंकर परसाई जी ने कहते हैं, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ईमानदार व्यक्ति माना जाए। फिर क्या हो गया इन लोगों को? क्या वो लोग भ्रम में पड़ गए हैं क्या? मुझे ईमानदार व्यक्ति समझकर ईमानदारों के सम्मेलन में उद्घाटक के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। ऐसे अपने आप को व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं, ईमानदार मैं तो नहीं। फिर भी मुझे एक पत्र मिला, लेखक को एक पत्र मिला। कौन लिखे थे ये पत्र? एक गांव के ईमानदार सम्मेलन का आयोजन करने वाले व्यक्तियों ने लिखे थे, क्योंकि उस सम्मेलन में यही मुख्य अतिथि है उद्घाटन के दिन, और यही उद्घाटक है, इसलिए उसको निमंत्रण पत्र या आमंत्रण पत्र भेजे गए थे। बच्चों, यह एक अति मुख्य प्रश्न उठता है। यहाँ हरिशंकर परसाई जी को लिखे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? परीक्षा में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी से हम इसका उत्तर या जवाब समझते जाएंगे। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, है ना? ईमानदार सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं।
आप मतलब परसाई जी इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार माने जाते हैं। आइए, हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। इस पत्र को पाते ही आप आइए और हमारे ये ईमानदार सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने और जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे, आवास का और भोजन का भी उत्तम व्यवस्था करेंगे। देखिए, परसाई जी को आने के लिए और जाने के लिए और सम्मेलन के दिनों में वहाँ ठहरने के लिए भी उनके लिए उत्तम व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार उस पत्र में लिखा था। और कह रहे हैं, आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए जब हरिशंकर परसाई वहाँ पहुँचते हैं तो ईमानदार जो है उनको और आगे आने वाले उदीयमान नए नए ईमानदारों को ये प्रेरणादायक होंगे, इसलिए उनको आने के लिए ऐसा पत्र लिखा है। समझ में आया ना पत्र में क्या विषय था? आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, आप आइए और इस सम्मेलन का उद्घाटन कीजिए। आपके आने और जाने का प्रथम दर्जा का किराया देंगे और आवास, भोजन आदि की भी अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे। इतना ही नहीं, आपके आगमन से ईमानदार और उदीयमान ईमानदार दोनों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए यहाँ आप आ जाओ। इस प्रकार का उत्तर इस पत्र में था। यही उत्तर आप लोग लिखना पड़ता है। अच्छा, मैं इस ईमानदार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेखक को ईमानदार हो या बेईमानदार हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सम्मेलन में भाग लेना है। जिस हिसाब से उन्होंने भाग लेने के लिए तैयारी होंगे कि दूसरे दर्जा में प्रयाण करें और प्रथम दर्जा का किराया लेंगे। ऐसे करने से उनको लगभग 150 रुपये का बचत होता था। इस हिसाब को दिमाग में रखकर लेखक वो सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। मालूम हुआ ना किस हिसाब से गए? दूसरे दर्जे में प्रयाण करने और प्रथम दर्जे का किराया लेने। फर्स्ट क्लास में किराया लेने का और सेकंड क्लास में सफर करने का रेलगाड़ी द्वारा, यह अंदाजा करके उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। अच्छा, अभी एक प्रश्न उठता है, ऐसा करने से लेखक को कितने पैसे बचत होते हैं? कितना पैसा मिलता है उसको? हाँ, अच्छा, 150 रुपीस के लिए उन्होंने यहाँ बेईमानी करना पड़ा। बच्चों, यहाँ बेईमानी व्याकरण अंश में ईमानदार अथवा ईमान बेईमान। देखिए यहां पर और एक आया था प्रसिद्ध। प्रसिद्ध विलोम शब्द क्या होता है? अप्रसिद्ध। प्रसिद्ध कमाने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने यही होता है
स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली होती तो ये फूल मालाएं बेच लेता। यहाँ शुरू होती है लेखक के दूसरी बेईमानी। रेलगाड़ी द्वारा सफ़र किए, इस समय में वहाँ पहुँचते हैं, इस प्रकार का खबर मिल गई है लोगों को, इसलिए स्टेशन पर 10 बड़ी बड़ी फूल मालाएं लेकर स्टेशन से उतरे। सभी 10 बड़ी बड़ी फूल मालाएं गले में पहनाई और उसको हार्दिक स्वागत किया। तो इतने फूल मालाएं मैं लेकर क्या करूं? इन फूल मालाओं से मुझे क्या लेना देना है? मुझे चाहिए सिर्फ पैसे। यह सोचकर लेखक ऐसे सोचते हैं, स्टेशन के पास ही कोई फूल बेचने वाला होता है या माली होता है तो उनको ये फूल मालाएं बेच लेता और पैसा जेब में डाल लेता। यहाँ पर भी उनकी बेईमानी दिखा रही है। इसका मतलब लेखक ऐसा मत समझो आप बेईमानी ही करने वाले हैं। तो आजकल समाज में इस प्रकार के व्यक्तियां होते हैं, उसका अनावरण मैंने पहले ही कहा था। ऐसे बहुत सारे लोग बेईमानी करने वाले हैं। उनके विचार को इस पाठ के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं लेखक हरिशंकर परसाई। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे। पहले ही खत में ही लिखे थे ना, रहने के लिए, आवास के लिए अच्छा, भोजन के लिए अच्छा व्यवस्था कर देंगे करके। इसी हिसाब से उन्होंने होटल के एक कमरे में लेखक को ठहराया गया। उसके लेफ्ट साइड एक और सामने एक 2 हॉल थे। इन दोनों हॉलों में लगभग 30 से 35 उनके लिए यह व्यवस्था की थी। यहाँ आने वाले प्रतिनिधियों को ठहरने की व्यवस्था। लेकिन लेखक को कमरा किया था इसलिए कि वो यहाँ के अतिथि है, उद्घाटक है। इसलिए लेखक के 2 ईमानदार साथियों ने भी उनके कमरे में ही रहने के लिए चले गए। इनको मिलाकर 3 लोग एक कमरे में रहने के लिए चले गए। लेखक ने सोचा ताला लगाया, लेकिन किसी भी जब वही ताला लगाकर चला जाऊंगा तो उनको वहाँ कमरे को ताला नहीं लगाया। उद्घाटन समारंभ में हरिशंकर परसाई जी पधारे। उद्घाटन तो बड़ी धूमधाम से हुआ। लेखक से बातें करने के लिए ठहरे थे, उनसे वो बातें कर रहे थे। बातें करने के बाद वह कमरे को जाने के लिए सोचते हैं। जहाँ चप्पल उतारे थे वो चप्पल पहनने के लिए चले जाते हैं तो लेखक की चप्पल मायವಾಗಿದ್ದವು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು। आसपास देखते हैं एक फटी और पुरानी चप्पलें
वहाँ पर एक बूढ़ी पड़े थे, ये चप्पल थे और ये पुरानी चप्पल है। लेकिन बिना चप्पल के जाने के लिए नहीं होता है ना, यह सोचकर वही चप्पलें उन्होंने पहनकर यहाँ से रूम को चले गए। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए और कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहना गया? डेलीगेट, प्रतिनिधि, वो भी इस ईमानदार सम्मेलन में भाग लेने से दूर से आए हुए व्यक्ति, प्रतिनिधि। कई लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हमारी तरफ से या हमारी ओर से कोई एक जाकर सम्मेलन में भाग लिए तो बस, ऐसे व्यक्ति थे ये डेलीगेट। उन्होंने आकर लेखक से कहा, क्या साहब आपकी चप्पलें किसी ने पहन लिया? तब लेखक ने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलें अदला बदली होती है ना, बहुत बड़ा समारोह है, बहुत जलसे, बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो ऐसे समारोह में चप्पलें अदला बदला होना तो अनिवार्य है, ऐसा होगा। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने मतलब लेखक ध्यान से देखते हैं तो ये डेलीगेट व्यक्ति जो चप्पलें पहना है, ये चप्पलें लेखक के ही हैं। देखिए या क्या गड़बड़ हो रहा है, उनकी चप्पलें इनके पाँव में है और इनके चप्पलें लेखक के पाँव में है। यहाँ क्या मजाक है? लेखक उनके पाँव को देख रहे हैं और वो इनके पाँव को देख रहे हैं, दोनों के चप्पलें अदला बदली हो गई। बहुत करके लेखक जो चप्पलें पहने थे, शायद ये डेलीगेट आदमी का ही होंगे, इसलिए वो ऐसा देख रहा होगा। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए लेखक की चप्पलें पहनकर आए हुए ये डेलीगेट व्यक्ति, उसको शर्म नहीं आ रही है, फिर भी लेखक को ही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पलें यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर। लेखक को वो सुझाव दे रहे हैं। इसके बाद अगर कोई आप चप्पलें उतारते हैं, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर जाकर उतारिए, तब चोरी नहीं होगी। मैंने ऐसा ही किया था। हाँ, ऐसा डेलीगेट व्यक्ति या प्रतिनिधि लेखक हरिशंकर प्रसाद जी को चप्पलें उतारने के बारे में सुझाव दे रहे हैं। ये भी एक बहुमुख्य प्रश्न है बच्चे। चप्पलें उतारने या निकालने के विषय पर डेलीगेट ने या प्रतिनिधि ने लेखक को क्या सुझाव दिया? ऐसा सुझाव दिया, एक चप्पल यहाँ उतारना चाहिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर जाकर उतारिए, तो चप्पलों की चोरी होने का संभव बहुत कम है, मतलब चोरी नहीं होती है। इस प्रकार उनको सुझाव देते हैं और कहते हैं खुद वह ऐसा ही किए थे। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने और मुझे समझा रहे हैं। लेखक को गुस्सा आ गया है, अरे बाप रे, ये कैसा डेलीगेट आदमी है, पहना है मेरे ही चप्पल और मुझे ही सुझाव दे रहे हैं। इस प्रकार लेखक उन पर गुस्सा करते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा, आपकी चप्पलें नहीं गई या गनीमत है, कोई बात नहीं है, सुबह उठकर मैं दूसरी चप्पलें खरीद लूँगा।
तो आपको तो चप्पल ले नहीं गई है ना, आपकी चप्पल है, बहुत अच्छा हुआ। मेरे तो गई है, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं दूसरे चप्पल खरीद लूँगा। बच्चों, कभी कभी ये ऐसे डायलॉग संदर्भ के प्रश्न के रूप में आते हैं। कौन से प्रश्न? कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। इस प्रकार प्रश्न देते हैं प्रश्न पत्रिका में और कहते हैं किसने कहा। इस वाक्य को किसने क्या है? 3 अंकों का प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊपर आता है कैसे? कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा, यूनाइटेड कॉमा में। उसके नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं किसने कहा? लेखक हरिशंकर परसाई जी ने कहा। किससे कहा? ईमानदार डेलीगेट से कहा। और पाठ का नाम क्या है? ईमानदारों के सम्मेलन में। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों को संदर्भ के प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा था। आज के इस अवधि में यहाँ हम ख़त्म करेंगे। कल दूसरे विचार के बारे में चर्चा करेंगे।